बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साबका दौर में आमरीत की छतरी के नीचे इक़्तिदार का रास्ता हमवार करने वाले इमरान खान को अब धौंस, धमकी और आमराना तरीकों से काम निकलवाने और लोगों को ब्लैकमेल करने की आदत पड़ चुकी है। डस्का का इलेक्शन जीतना है तो धुन पर इल्ज़ाम डाल दो, मीडिया को कंट्रोल करना है, इश्तिहार बंद कर दो, उससे भी काम ना चले तो चैनल के मालिक को अंदर डाल दो, तहरीक इंसाफ के खिलाफ बोलने वाले एंकर्स को ऑफ एयर करवा दो, एतमाद का वोट लेना है तो पार्लियामेंटेरियंस को मर्जी के बगैर उठवा लो, और इस समेत बहुत से हरबे इमरानी दौर में इस्तेमाल किए गए। वो अब भी खुद को माजी का इमरान खान समझ बैठे, जो लोगों को डरा धमका कर खौफजदा करके पहले अपने सारे नाजायज काम करवाता था, फिर उन पर पर्दा डाल देता था, लोगों को अमर बिल मारूफ का मंजन बेच के पसे पुश में नहीं अनिल मुनकर का सफीर बन जाता था। और वो अब भी खुद को माजी का वो हुक्मरान खान समझ बैठे कि जो आमराना तर्ज हुक्मरानी से अपने खिलाफ उठने वाली हर आवाज का गला घोट देता था। वो अब भी खुद को वो इमरान खान समझ बैठे जो साजिशी मफरूज़े घड़ कर अवाम को बेवकूफ़ बनाता था। वक्त बड़ा बदल चुका है। इमरान खान के हाथ से इक़्तिदार की कुंजी जा चुकी है। जिस इक़्तिदार की मसनद पे बैठ के वो खुद को ताकतवर और लोगों को कीड़े मकोड़े समझ रहा था, इस इक़्तिदार की गली से वो बेइज्जत और रुसवा होकर निकल चुका है। वक्त उसकी रऊनत पे खाक डाल चुका है। वज़ीर आज़म हाउस से बेदखल होने के बाद भी एक चीज़, उसके लहजे में तब्दीली नहीं आई, बल्कि वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें मजीद इजाफा हुआ है। मैंने आज तक ऐसा सियासतदान नहीं देखा जिसका एक झूठ पकड़ा जाए तो उससे ना सिर्फ ढिठाई के साथ कायम रहे, बल्कि उसके पास यानी कुछ वक्त के बाद उससे बड़ा झूठ तैयार हो। एक जानिब सियासी जलसों में खड़े होकर अपने सियासी मुखालफिन पर इल्ज़ाम लगाता है कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से खुफिया मुलाकातें करते हैं, दूसरी जानिब खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के खुफिया पैगाम भिजवाते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं, ये वही इमरान खान है जो ज़िमनी इलेक्शन की मुहिम में मरियम नवाज और हमजा शहबाज पर इल्ज़ाम लगा रहा था कि वो इलेक्शन कमीशन के साथ मिले हुए। और अब ये बात वाज़ेह हो गई कि इमरान खान जिस इलेक्शन कमीशन को सियासत में मुदाखलत का मर्तकब ठहराता रहा, उसी चीफ इलेक्शन कमीशन को अपनी पार्टी के तर्जुमानों के जरिए पैगाम भिजवाता रहा कि मुझसे खुफिया मुलाकात कर लें। अगर आपको ऐसी किसी शख्सियत से जायज़ काम है तो आप उससे उसके दफ्तर में मिल सकते हैं, लेकिन अगर ऐसी किसी शख्सियत को खुफिया मुलाकात के पैगाम दिलवाना शुरू कर दें, उसका मकसद क्या है? मैं आपको बताता हूँ क्या मकसद होगा। आप ये चाह रहे हैं कि जो शख्स सियासत से दूर रहकर अपना काम सर अंजाम दे रहा है, आप उसको सियासत में घसीटें। आखिर ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप खुफिया मुलाकात से हासिल करना चाहते हैं? आप ये चाह रहे हैं जो शख्स आपके इशारों पे नहीं नाच रहा, वो आपके इशारों पे नाचना शुरू कर दे, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं होता। ना तो हर शख्स ब्लैकमेल करने के लिए आपके पास खुफिया वीडियोज़ होती है, ना ही हर शख्स नैब का चेयरमैन होता है जिससे जब मर्जी आप अपनी और अपनी शरीक जुर्म साथियों की अरबों के करप्शन के केस बंद करवा दें, और जिसे जब मर्जी आप अपने सियासी मुखालफिन को जेलों की सलाखों के पीछे 90 दिन के रिमांड पर रखवा सकते हैं, जिसे जब मर्जी आप जो जायज़ और नाजायज़ काम करवा सकते हैं, जिससे आपकी अपनी अना को तस्कीन पहुंचे। करप्शन के सब केस तो उस वक्त बंद हो गए, लेकिन एक केस था जो इमरान खान के गले का तोक बन सकता है, और वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मशहूर ज़माना फॉरेन फंडिंग केस। उन्हें मालूम था कि करप्शन के बाकी केसों हम धौंस और ज़बरदस्ती के ओछे हथकंडों के जरिए ख़त्म करवा लेंगे, लेकिन ये केस हमारी ताहयात नाअहली बशमूल जेल का भी सबब बन सकता है। इसीलिए बरसरे इक़्तिदार रहते हुए भी चीफ इलेक्शन कमीशन को खुफिया मुलाकातों के पैगाम भिजवाए गए। शिबली फराज के जरिए घंटों इलेक्शन कमीशन उसके दफ्तर में मिन्नतें करवाई गई। सियासी दबाव और असर रसूख के जरिए फॉरेन फंडिंग केस पर असर अंदाज होने की कोशिश की गई, और जब कोई हिकमत अमली काम ना आई, मिन्नत तरले काम ना आए, और जब हर तरफ से बदनामी उनका मुकद्दर बनी, तो उस इदारे के सरबराह के खिलाफ भी झूठ बोला गया। बोतान तराशी की सारी हदें अबूर की गई, बेबुनियाद इल्ज़ामात से अपनी सियासत चमकाई गई। बात सिर्फ फॉरेन फंडिंग केस तक नहीं रुकी, बल्कि इसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में भी इलेक्शन कमीशन को सियासत में धकेला जा रहा है। इस काम का सेहरा भी सिर्फ इमरान खान को जाता है। हर रोज़ कोई नया टोपी ड्रामा होता है, इदारों पर इल्ज़ामात लगाए जाते हैं, लोगों को गुमराह किया जाता है, लेकिन जैसे झूठ के पाँव नहीं होते, और झूठ जितनी मर्जी महारत से बोला जाए, एक ना एक दिन तो पकड़ा जाता है, और तब इंसान के हिस्से में सिर्फ रुसवाई आती है। इसलिए भी ये जो प्रोपेगेंडा करते हैं बगैर सबूत, जो इल्ज़ाम तराशी होती है, वो कुछ दिन बाद बेनकाब हो जाती है। अब जैसे कुछ दिन से ज़िमनी इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने के लिए एक और मनगढ़ंत थ्योरी बनाई गई कि 40 लाख वोटर्स को फौज शुदगान की फहरिस्त में शामिल कर दिया गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने आज तहरीक इंसाफ के इस झूठ को भी बेनकाब कर दिया। 40 लाख के इस नंबर का ना तो ताल्लुक वोट्स की नई फहरिस्त से है, ना ही पुरानी फहरिस्त से। इमरान खान को इलेक्शन मुहिम के दौरान एक बात तो समझ आ गई कि ज़िमनी इलेक्शन जीत कर इनके बकौल पंजाब के सबसे बड़े डाकू
یعنی چودھری پرویز لائی کو پنجاب کا وزیر اعلیٰ بنانے کا خواب ان کا خواب ہی ہے. 17 جولائی کو شکست ان کے دروازے پہ دستخط دینے کے لیے تیار کھڑی ہے. اسی وجہ سے آج کل پوری تحریک انصاف بوکھلاہٹ کا شکار ہے. پارٹی کے سارے رہنماؤں کو الیکشن مہم کے لیے بلایا گیا لیکن نتیجہ پھر بھی وہی ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. مخالفین کو بریانی کے ڈبوں کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کا تانا دینے والے عمران خان شاید ملتان کی سیاست سے بے خبر ہیں. خبریں یہ آ رہی ہیں کہ ملتان ضمنی الیکشن میں سلمان نعیم کا مقابلہ کرنے والے شاہ محمود قریشی کے بیٹے اس حد تک اپنے ہوش کھو بیٹھے کہ اب ووٹ حاصل کرنے کے لیے لوگوں کو مبینہ طور پہ موٹر سائیکلز کی لالچ دی جا رہی ہے. ایک طرف الیکشن کو جہاد بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. سازش کارڈ، مذہب کارڈ، غداری کارڈ، ہر وہ حربہ استعمال ہو رہا ہے جس سے دور اقتدار میں کی گئی بدعنوانیاں اور بے ضابطگیاں چھپائی جا سکیں، لیکن سب بے سود. اس سے بڑی شکست کیا ہوگی کہ جو پارٹی کچھ وقت پہلے تک ملک کی سب سے بڑی جماعت ہونے کا دعویٰ کرتی رہی ہے وہ اب ووٹ خریدنے کے لیے 2 نمبر حربے استعمال کر رہی ہے. جو جماعت وفاق کی سب سے بڑی جماعت کی دعویدار ہے اس کی سیاسی دانشمندی کو دیمک لگ گئی ہے. جو جماعت ملک کو ریاست مدینہ بنانے آئی تھی اس کا کام صرف لوگوں کی پگڑیاں اچھالنا، جلسوں میں مخالفین کی کردار کشی اور بچگانہ حرکتوں تک رہ گیا. سیاسی طور پر تو عمران خان شاید ابھی نابالغ ہے. اپنی حرکتوں کی وجہ سے پاکستان کی سیاست میں جو نفرت کا رس گھول دیا ہے وہ تو کم نہیں ہو سکتا، لیکن عمران خان نے ملک پہ یہ احسان کر دیا کہ مسلسل جھوٹ اور منافقت کی وجہ سے دن بدن ایکسپوز ہو گئے اور اب ان کی پارٹی بھی آہستہ آہستہ اسی کنارے پہ پہنچ گئی. جن چودھریوں کو وزیر اعلیٰ بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں کوئی بعید ضمنی الیکشن میں شکست کے بعد وہ ان سے اتحاد ہی ختم کر دیں، کیونکہ یہاں جب تک کسی کو کسی سے سیاسی فائدہ ملتا ہے تب تک تو اس کو جونک کی طرح چمٹا رہتا ہے. جیسے ہی فائدے حاصل کرنا بند ہو جائے راہیں جدا. لیکن اس سب ہونے کے باوجود عمران خان اب بھی بسیط ہے. وہ چاہتا ہے کہ جیسے کل ہاتھ پکڑ کر ان کو اقتدار کی طاقت دی گئی اب بھی ان کا ہاتھ پکڑا جائے. جیسے کل ان کی ہر بدعنوانی پہ پردہ ڈالا گیا اب بھی ان کے اوپر پردہ ڈالا جائے. جیسا کل انہوں نے اداروں کو یرغمال بنا کے سیاسی فائدے حاصل کیے اب بھی وہ سب آسائشیں ان کو نصیب. وہ آئین اور قانون کا مذاق بنا کر جو کام کریں ان سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. اقتدار کھیل ہی ایسا ہے جو کرسی کی عزت نہیں کرتا، جو اقتدار کی کرسی پہ بیٹھ کے زمینی خدا بننے کی کوشش کرتا ہے اسے اپنے سیاسی فائدوں کے لیے استعمال کرتا ہے. اقتدار اس کو ویسے ہی بے دخل کر دیتا ہے اور حالات اب جس جگہ جا چکے ہیں یہ تو واضح ہو گیا کہ تحریک انصاف کی سیاست کا زوال شروع ہے. طاقت کا نشہ ہی ایسا ہے جس کو یہ لگ جائے اس کے لیے واپسی کی راہ ناممکن ہے. عمران خان کو بھی یہی طاقت اور اقتدار کا نشہ لگا ہوا ہے اور اسے حاصل کرنے کے لیے ایک بار پھر شارٹ کٹس کی تلاش میں ہے. آئندہ تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.